Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अशोक IAS में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने मुग़ल सल्तनत के बारे में बात किया, जिसमें आपको बाबर से लेकर और औरंगजेब तक का पूरा सीरीज़ आपको मिला। इसमें आपको राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि सारे के बारे में हमने आपसे बातचीत किया। यहाँ तक कि आपने भूगोल के बारे में आपने देखा, महासागरीय धारा हो, भारत का भूगोल हो, आदि चीज़ें हमने आपको बताया। आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं, इस सीरीज़ का नाम हुआ गांधी ईरा, यानी कि गांधी युग। आज हम आपको ये बताएंगे कि महात्मा गांधी का हमारे देश में क्या रोल रहा और उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमारे देश में किया, और हम उनको राष्ट्रपिता या महात्मा क्यों कहते हैं। आपका चाहे UPSC हो चाहे PCS हो, दोनों का सिलेबस 100% एक है, केवल एक प्रश्न पत्र हिंदी को छोड़कर। इसलिए यदि आप कभी UPPCS की तैयारी करें या IAS की तैयारी करें, दोनों एक होते हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इस तरह से पढ़िए कि आपको ये लगे कि हाँ, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो दोनों के लिए एक है। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकसित रूप का परिणाम है। गांधी जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इतना बड़ा अहम रोल कि 1915 के बाद में सारा का सारा युग गांधी युग के नाम से ही जाना जाता है। तो आज जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो गांधी युग के बारे में होगा, और पूरी तरह से केवल और केवल गांधी जी का क्या रोल रहा उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारा लगभग 3 पार्ट में बनेगा। हालांकि सारे पार्ट एक दूसरे से अलग होंगे लेकिन संबंधित होंगे। जैसे पहला वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, ये हमारा पहला रहेगा। दूसरा वाला रहेगा हमारा दांडी मार्च तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कहाँ क्या कैसे होगा इसमें हम बात करेंगे। तीसरा तथा अंतिम होगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन तथा भारत का स्वतंत्रता 1947। इन्हीं 3 वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरे गांधी जी का चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। संभव है कि इस छोटे से वीडियो में मैं गांधी जी के बारे में 100% चीज़ें ना बता पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा जो आयोग आपसे सवाल पूछता है। ये जो वीडियो होगा ये आपके किसी एक कंपटीशन खास के लिए नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कहीं का भी दीजिए, सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गांधी युग। और जो गांधी युग है, इस गांधी युग का सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगा कि आज आपको ये जानने को मिलेगा कि वर्ष 1915 से लेकर 1947 तक इनमें गांधी जी का क्या रोल था। लेकिन जो हमारा आज का वीडियो है ये सामान्यतया गांधी युग 1915 से लेकर 1922 तक का पूरा रोल आपको बताएगा। हम आपको तब का इतिहास नहीं बताएंगे जब 24 साल की उम्र में गांधी जी 1893 में भारत छोड़ देते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। हम आपको बताएंगे 1915 में उनके आगमन से क्या होता है। 2 चीज़ें लेकिन आपको नोट करना होगा। 1893 में 24 साल की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पर कदम रखने वाले ऐसे पहले भारतीय थे जो बैरिस्टर थे। ये जनवरी 1915 में भारत आए। इस समय इनकी उम्र 45 साल की हो चुकी थी। 45 साल की अवस्था में गांधी जी भारत पहुँचे। तब तक जैसा कि देवचंद्र सेन ने बताया है कि महात्मा जो गांधी बने महात्मा, वो दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया, क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया और वहीं पर सफल सत्याग्रह हुआ। और उनको ये याद आया कि हाँ, सत्याग्रह के माध्यम से बड़ी सरकार को भी गिराया जा सकता है। जब 1915 जनवरी में पहुँचे तब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। इस समय गांधी जी की उम्र 45 साल की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह अवगत कराया कि मान्यवर, दक्षिण अफ्रीका के विपरीत भारत की स्थिति कुछ अलग तरीके से है। दक्षिण अफ्रीका जैसा ही सारी चीज़ें आप भारत में समझने का प्रयत्न मत करिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप
आँख खोलकर मुंह और कान बंद कर कर आप पूरे भारत का लगभग 1 वर्ष तक दौरा करिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले की ये बात गांधी जी को अच्छी लगी और गांधी जी 1 साल के लिए पूरे भारत भ्रमण पर निकले। पूरा 1915 वो घूमते रहे। उसी समय 1916 में, अगर जो आप जानें तो जानकारी के लिए आपको हम बताते चलें कि जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तब उनकी उम्र 45 साल की थी और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर 1915 में उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा था। तब तक गांधी जी एक संभ्रांत व्यक्ति के रूप में जाने जा चुके थे। अब गांधी जी संभ्रांत व्यक्ति के रूप में जाने जा चुके थे और इस बड़े उद्घाटन समारोह में गांधी जी को ना बुलाया जाए, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट भी थी, तिलक भी थे, आज सारे लोग थे, तो ये बड़ी बात है। तो गांधी जी को भी बुलाया गया। अब BHU के उद्घाटन समारोह में गांधी जी को बुलाया गया। यहाँ पर जितने भी महान महान व्यक्ति थे, सारे लोग ज़्यादातर डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे। जब महात्मा गांधी जी के बोलने का आया इस उद्घाटन समारोह में समय, तो गांधी जी ने यही शुरुआत किया कि भारत की जो सफलता है या जो मूलभूत मंत्र है वो केवल गरीबों तथा जनता के माध्यम से ही संभव है। ये डॉक्टर वकील के मतलब का कुछ नहीं है। यह उनकी पहली उद्घोषणा, सार्वजनिक उद्घोषणा बनी। अब इस बात को कह दिए तो पीछे के जितने लोग बैठे थे सारे लोग उनको देखने लगे कि ये पहला व्यक्ति ऐसा कौन सा है जिसने वकील हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो आदि को संबोधित ना करते हुए भारत की जनता में, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारत की जनता का आह्वान किया है। मतलब कि कोई ऐसा है कि जो ये समझ रहा है कि भारतीय जनता के बगैर राष्ट्रीय आंदोलन में कोई मोड़ नहीं आ सकता है। इसी समय BHU के बाद में दिसंबर 1916 में एक समझौता, एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के अंतिम माह में हर साल कांग्रेस अपना सम्मेलन करती थी, कॉन्फ्रेंस करती थी। ये चलन 1885 से ही शुरू था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया और जब 1916 के सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, उसी समय चंपारण नाम आपने सुना ही होगा, बिहार का एक पश्चिमोत्तर जिला चंपारण, वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। और यह राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिला और गांधी जी को उनके बारे में बताया जो चंपारण में जो अंग्रेजी ठेकेदार होते थे नील उत्पादन के, उनके द्वारा शोषित समाज के बारे में बताया। आरंभ में गांधी जी इनसे थोड़ा सा दूर दूर बनाए रखे राजकुमार शुक्ला से, लेकिन राजकुमार जी गांधी जी के पीछे तब तक घूमते रहे जब तक इन्होंने हाँ नहीं कर दिया। और जब राजकुमार शुक्ला जी ये कहने में सफल हो गए तब गांधी जी चंपारण में गए और 1917 का ये समय था। ये गांधी जी चंपारण में गए, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो कि मेन थे, राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिख थे, JB कृपलानी थे और इसके अलावा अगर जो आप देखेंगे तो मजरूल हक थे। कौन? मजरूल हक। ऐसे कई सारे लोग इनसे जाकर मिले। अब ये सारे लोग मिले, गांधी जी गए, सारे लोगों से बातचीत किया कि क्या मतलब है। तो वहाँ के किसानों ने बताया कि सर जी, हमें अपने खेत के 20वें हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ती है और इसके लिए अंग्रेज जो यूरोपीय नीलहे हैं वो हमें एडवांस में पैसा देते हैं और ये एडवांस पैसा बहुत कम होता है और जो ये एडवांस पैसा दिया जाता था उस एडवांस पैसे को उस समय कहा जाता था ददनी। ये एक प्रथा था। जब कोई यूरोपीय ठेकेदार या भारतीय ठेकेदार कोई फसल उगाने के लिए अग्रिम धनादेश दे देता था तो उसे ददनी प्रथा कहा जाता था।
इस प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपने खेत के 20वें हिस्से पर जरूर खेती करनी पड़ती थी। अब धान गेहूँ बोएं जो अकाल के समय काम आ सकता है, नील बोएं। इसके लिए राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेकर बहुत ज़्यादा सशंकित हुए कि हाँ, ये हमें लाभदायक करार कर सकते हैं। गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के डिप्टी कलेक्टर साहब सीधे सीधे गांधी जी को अल्टीमेटम दे देते हैं जिला छोड़ने के लिए। गांधी जी कहते हैं कि क्या मैं अपने देश में टहल रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? डिप्टी कलेक्टर महोदय कहते हैं यस। गांधी जी कहते हैं ठीक है, गलती है तो आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये भारतीय आंदोलन का बड़ा मोमेंट था कि अभी तक जितने लोग कहते थे कि हाँ आपने गलत किया है, तो तिलक जैसे लोग कहते थे नहीं मैंने गलत नहीं किया है। गांधी ऐसे पहले व्यक्ति निकले, उन्होंने कहा यस मैंने गलती किया है, आओ मुझे गिरफ्तार करो और जेल लेकर चलो। ये बात सुनकर अंग्रेजों ने अपने डिप्टी कलेक्टर को सीधे सीधे अल्टीमेटम दिया कि नहीं नहीं उससे मत उलझो, दक्षिण अफ्रीका में वो हमें हरा चुका है। आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत गांधी जी ने कई सारा काम किया, करने के बाद एक नील आयोग स्थापित हुआ। उस नील आयोग में गांधी जी स्वयं सदस्य बने और उसके बाद में गांधी जी यूरोपीय जो नील किसान थे उनको 25% पैसा वापस करवाने में सफल रहे। कई सारे लोगों ने यह आलोचना किया कि 25% है क्यों, 100% क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा व्यक्ति जैसा अंग्रेज जैसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों से उसको बेइज्जती कर देना ही बड़ी बात हुआ करती थी, और 25% वापस ले लेना कोई छोटी बात नहीं है। शुरुआत में ऐसी चीज़ें आसान नहीं हो पाती हैं। चलिए, ये रहा हमारा चंपारण सत्याग्रह। ये भारत का पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, और उन्होंने इसको बखूबी निभाया। चंपारण के बाद में उसी समय एक और किसान आंदोलन 1918 में हुआ और उसका नाम था खेड़ा। ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका गुजरात में, और ये भी एक किसान आंदोलन था जिसमें था कि कर ना दो। ये क्या था, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होने की ज़रूरत है, बस इतना जान लीजिए कि ये हुआ। इसके बाद में 1918 में ही एक और हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद में के जो मिल मजदूर थे, यहाँ पर एक आंदोलन हुआ। और इन मजदूरों ने क्यों आंदोलन किया? क्योंकि जब 1914 से लेकर 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस विश्व युद्ध में बोनस देने का बात उठा था। तो विश्व युद्ध खत्म हो गया तो बोनस भी खत्म होना चाहिए, लेकिन इनका मांग था कि नहीं, अभी हमारी गरीबी वगैरह सब से विद्यमान है, तो हमें वो बोनस चाहिए। लेकिन ये बोनस दे नहीं रहे थे। गांधी जी पहुँचे और गांधी जी ने बाकायदा अनसुईया बेन जो कि अम्बालाल साराभाई की बहन थी, उनके साथ में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ में एक सत्याग्रह किया, और इस सत्याग्रह में मजदूरों को 35% उनकी जो बोनस था वो वापस करवाने में सफल रहे। ये गांधी जी की बड़ी विजय थी। जहाँ खेड़ा और चंपारण किसान आंदोलन था, वही अहमदाबाद ये औद्योगिक आंदोलन था मिल मजदूरों के द्वारा। 1918 के लगभग मार्च अप्रैल तक महात्मा गांधी स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे थे, लेकिन लोकल थे। महात्मा गांधी अभी लोकल थे, नेशनल नहीं थे। इनके नेशनल होने के लिए कोई बड़ी बात होनी चाहिए, और बड़ी बात ये थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज़ों को सेना की ज़रूरत थी, और सैनिक भर्ती करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भारतीयों का आह्वान किया कि हे भारतीयों, जाओ अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हो और अंग्रेज़ों को जिताओ। इसलिए बहुत सारे आलोचकों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा। लेकिन 1918 के अंत तक गांधी जी की विचारधाराएं बदल चुकी थी। कैसे? देखिए कैसे बात है। अगर जो हम आपको बताएं तो ये है 1919 की, और इस 1919 में क्या हुआ कि गांधी जी ने सोचा था कि मैंने अंग्रेज़ों का सहायता किया है तो मुझे इनाम देंगे। कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज़ों ने इनाम दिया, और उस इनाम का नाम था रौलेट एक्ट। इस रौलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। रौलेट एक्ट में क्या था? 1918 में सिडनी रौलेट के नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक एक्ट स्थापित हुआ। 1919 में रौलेट एक्ट भारत में आया। इसका जगह जगह विरोध हुआ, गांधी जी भी विरोध किए, हर कोई विरोध करने लगा।
और इसे काला कानून कहा गया। और ऐसा माना गया कि नो अपील, नो वकील, नो दलील के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार करके किसी भी जेल में किसी भी समय तक गिरफ्तार रख के रखा जा सकता था। ये तो पूरी तरह से स्वतंत्रता पर प्रहार था। गांधी जी ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन बना लिया और पहली बार रॉलेट सत्याग्रह पूरे भारत पर किया। ये समय है 6 अप्रैल 1919 के, लगभग 6 अप्रैल की। अब रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी पूरे देश में नेशनलाइज हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन पर पहला सत्याग्रह गांधी जी का ये शुरू हुआ। जैसे ही गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, अंग्रेजों ने इनके ऊपर समस्याएं लादनी शुरू कर दी। गांधी जी बम्बई उस समय थे और बम्बई से वो जा रहे थे पंजाब। पंजाब में एक जगह है हरियाणा, अब है हरियाणा जब राज्य बना, और हरियाणा में ही एक जगह है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पलवल। ये कहाँ पर है? वर्तमान में हरियाणा में है और उस समय कहाँ था? पंजाब में। इसी पलवल स्थान से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जाने ही नहीं दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत इस बात को लेकर पंजाब के 2 बड़े व्यक्ति थे। कौन से? पंजाब के 2 बड़े व्यक्ति, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति थे पंजाब के राष्ट्रीय आंदोलन में। इन दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब में और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये बैसाख का समय था और जब जेल में डाल दिया गया तो अपने राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण लोगों में बहुत सारी तीक्ष्ण व्यंगना उत्पन्न हुई। इस व्यंगना को प्रदर्शित करने के लिए हुआ क्या कि कई सारे लोग 13 अप्रैल को पंजाब का एक जगह है जलियांवाला, उस जलियांवाला में इकट्ठे हुए। उस जलियांवाला में केवल एक द्वार था आने का, बाकी चारों तरफ से वो मकानों से घिरा हुआ था। उसमें सारे लोग बैठे और बैठने के बाद में एक दूसरे को ये लोग संबोधित कर रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर एक व्यक्ति था, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1919 की और ये बात है 13 अप्रैल की। इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। इस हंसराज जो कि भारतीय था, इसने लेफ्टिनेंट जनरल डायर का सहयोग किया और डायर को इस बात के लिए बताया कि हाँ ये लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जनरल डायर उस समय पहुंचता है जलियांवाला बाग में और अपने हथियारों से सुसज्जित सैनिकों को गेट पर खड़ा कर देता है और बिना चेतावनी दिए गोलियां तब तक चलवाता है जब तक उसकी आखिरी गोली ख़त्म नहीं हो जाती है। इस जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग कुओं में कूद कर जान दे दिए। भगत सिंह के बारे में यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कथन है, आप लोग जानते होंगे। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी भी अब उद्वेलित हो चुके कि ये क्या चीज़ हो रही है। हर जगह पर विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिव शंकर अय्यर। ये अंग्रेज समर्थक भारतीय था और अंग्रेज समर्थक भारतीय होने के बावजूद भी इसने अपने नाइट की उपाधि को छोड़ दिया। दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरुदेव, नाम आपने सुना ही होगा। इन्हें क्या कहते हैं? गुरुदेव को रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। इन्होंने अपने नाइट और सर की उपाधि वापस करते हुए ये बात कहा, अब वो समय आ गया है कि मैं सभी उपाधियों और सभी सुसज्जितों से रहित होकर अपने देश के साथ खड़ा हो सकूं। ये बड़ी बात थी। फिर क्या हुआ? शंकरन नायर एक व्यक्ति थे, ये भी जान लीजिएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शंकरन नायर और इस व्यक्ति ने परिषद की कार्यकारिणी सभा से अपना इस्तीफा दे दिया था। कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। जैसा भी हो, जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य की पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और यहाँ तक कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और भारतीयों के विरोध के बाद 1919 में ही इस हत्याकांड में कितने लोग मरे, इसके लिए हंटर के अध्यक्षता में
एक आयोग स्थापित हुआ, जिसे आप हंटर कमीशन कह सकते हैं या हंटर कमेटी कहिए या हंटर आयोग कहिए। और इस हंटर आयोग के अलावा कांग्रेस ने भी अपना एक आयोग स्थापित किया और इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे महामना मदन मोहन मालवीय। तो अब सवाल यदि आपसे पूछता है कि अगर जो कांग्रेस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा किया, तो ये कौन सा आयोग स्थापित किया, तो महामना मदन मोहन मालवीय के अंतर्गत ये सारा चीज़ हो रहा था। उसी समय 1919 में ही 1918-19 के पास में विश्व युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या काम किया, तुर्की पर सेवर्स की संधि के माध्यम से वहाँ के खलीफा को समाप्त करने के प्रयास किया। इस खलीफा को समाप्त करने के लिए भारत के बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बात कर दिया। और इसी बात को लेकर हमारे भारत के मुसलमानों ने 1919-20 में एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्हें सामान्यतया अली बंधु कहा जाता था। ये अली बंधुओं के नेतृत्व में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा था, उसी समय गांधी जी ने सोचा कि ये स्वर्णिम अवसर है, किसके लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए, कि जब मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में मिलाकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या हम अंग्रेज़ों का सहयोग करें। इसके लिए गांधी जी ने उन्होंने 1920 को अपना एक अलग आंदोलन चला दिया जिसका क्या नाम पड़ा, असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन का सीधा मतलब यही था कि भारतीयों के सहयोग पर ही अंग्रेजी साम्राज्य टिका हुआ है। अगर जो भारतीय ये सहयोग करना बंद कर दें तो ये अंग्रेजी साम्राज्य भरभरा कर गिर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। कितना? 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये किसका कथन था? गांधी जी का कथन था। शुरू हो गया अगस्त में। 64 वर्ष की अवस्था में 1 अगस्त 1920 को तिलक महोदय मर गए। इनकी मृत्यु के दिन सुबह ही इनकी अर्थी देते समय असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी बातें क्या क्या थी, जरा जान दीजिए। सबसे बड़ी बातों में से एक थी कि गांधी जी कह रहे थे कि सारे लोग विधानसभा से जाना आना बंद कर दें, विद्यार्थी अपने विद्यालय जाना आना बंद कर दें। गांधी जी स्वयं इस समय से जनता के मध्य लगने लगे, इसके लिए उन्होंने लंगोट पहनना शुरू कर दिया और सर को मुंडवा लिया और उन्होंने सारी जनता को संबोधित किया कि भारत के इस संघर्ष में शामिल हो जाओ। हर जगह से इसका विरोध होने लगा। बिहार में और उड़ीसा में शराबबंदी होने लगी, जिसे क्या कहा गया, शराबबंदी को कहा गया पिकेटिंग। और ये पिकेटिंग एक धरना होता था जब महिलाएं शराब की दुकानों के सामने जाकर धरना देती थी। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, शराब को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शेक्सपियर, सिकंदर, जूलियस सीजर, बिस्मार्क आज लोगों का व्यापार वो जो पर्चा लगाकर बेचना शुरू किया कि आप सब शराब पियो, क्योंकि ऐसे महान लोग शराब पिया करते थे। चीज़ें बढ़ती रहीं। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा होती है, इंग्लैंड के राजकुमार की, काले झंडे दिखाई दिए जाते हैं। इसी समय एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम खिलाफत आंदोलन कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला कौन थे? मालाबार के मुसलमान थे। इन्होंने विद्रोह किया और ये विद्रोह सांप्रदायिक हो गया था। इसमें अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों को खूब लड़ाया था। लड़ाने के बाद अपना उल्लू सीधा किया था। और एक असहयोग आंदोलन के दौरान एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसका नाम था अकाली आंदोलन। और इस आंदोलन के अंतर्गत जानकारी के लिए हम आपको बताएं, भ्रष्ट महंतों ने जनरल डायर को, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, उसको सिख घोषित कर दिया। इसलिए इन अकालियों ने इन भ्रष्ट महंतों के खिलाफ में खूब बड़ा सा आंदोलन किया जिसको अकाली आंदोलन कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अवध में खूब इसका प्रचार किया, असहयोग आंदोलन का। इसी बात को लेकर धीरे धीरे बातें हो रही थी कि 5 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस बात से विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने
अपने साबरमती आश्रम, आपको पता ही होगा साबरमती आश्रम को उन्होंने कब स्थापित किया था। साबरमती आश्रम को उन्होंने 1916 में स्थापित किया था और इसी साबरमती आश्रम के पास में बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ 12 फरवरी को, और 12 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस लेने पर एक सुभाष चंद्र बोस के जीवनी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। इस इंडियन, हाँ याद रखिएगा, क्या इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने इसे बताया है कि यह जो असहयोग आंदोलन है ये राष्ट्रीय अनर्थ के रूप में वापस लिया गया है। जब पूरे भारत का विकास चरमोत्कर्ष पर था आंदोलन के लिए, तो गांधी जी ने इसे वापस क्यों ले लिया? क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, सारा डिबेट का विषय है। ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन यद्यपि असफल तो हो गया, लेकिन गांधी जी के अमेरिकी जो जीवनीकार हैं लुई फिशर, उनके शब्दों में यदि हम कहें तो इसका प्रभाव बड़ा सकारात्मक था। याद करिए कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जिसके दौरान सरदार पटेल मिले, आदि के द्वारा सहयोग के आंदोलन के द्वारा जितने भी नेता थे सारे क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन गांधी जी ने पहली बार इनको एक मंच प्रदान किया। अब ये सारे राष्ट्रीय नेता हो गए और यही के सारे नेता आगे कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो कोई गृह मंत्री बनता है, तो कोई रक्षा मंत्री बनता है। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन का एक बड़ा योगदान था कि लोगों के मन से अब अंग्रेजों का डर समाप्त होने लगा था। तो 1922 को 13 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद अनुच्छेद 124A के तहत राजद्रोह में इनको 6 वर्ष का कारावास जो जज सुनाता है उसका नाम होता है ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड ने अपनी अदालत में 6 साल की सज़ा सुनाई और सज़ा सुनाने के बाद उसने कहा कि ये वही सज़ा दे रहे हैं जो 1908 में मैंने तिलक को दिया था। तो गांधी जी कहते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज आपने मेरे सबसे बड़े रक्षक से मुझे जोड़ दिया, और इनको जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद की कहानी क्या हुई वो हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे, उसको देखना ना भूलें। ये हमारा असहयोग आंदोलन पर महत्वपूर्ण वीडियो था, इसको आप देखते रहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और वो हमारा होगा स्वराज पार्टी के साथ साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब तक के लिए नमस्कार।